मिस्र की गर्म रेत के मैदानों के बीचों बीच एक विशालकाय पिरामिड, इसके अंदर एक प्राचीन कब्र। वहां पर गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि उंगलियां भी नजर ना आए। सन्नाटा ऐसा कि आप अपनी ही धड़कन गिन सके। कदमों की आवाज गूंजती है, टॉर्च जलती है, धीरे धीरे रोशनी दीवार पर पड़ती है। मन में होता है कि अब यहाँ फिरौन राजाओं के चित्र उभरेंगे, उनकी रहस्यमयी सुनहरे रंग के देवताओं के नक्शे होंगे। पर जैसे ही रोशनी कब्र की सबसे भीतरी दीवार पर फिसलती है, देखने वालों की सांसें रुक जाती है, क्योंकि वहाँ फिरौन की आकृतियाँ नहीं, बल्कि दीवार पर उभरी है हजारों साल पुरानी भारतीय लिपियाँ, तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत, प्राकृत। टॉर्च हाथ से लगभग छूट जाती है। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मिस्र की धरती पर भारतीय लेख मिल रहे हैं, शिलालेख मिल रहे हैं, तो आखिर किसकी सभ्यता ज़्यादा पुरानी है, फिरौन राजाओं की या इस कला के लिखने वाले उन प्राचीन भारतीयों की। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ये किस्सा है मिस्र के पिरामिडों का, उन मिस्र के पिरामिडों का जिन्हें दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता बताया गया, पढ़ाया गया, लेकिन दीवार पर हाथ फेरिए तो उंगलियां तमिल ब्राह्मी के अक्षरों को छूती नजर आएगी। क्या ये कोई जादू है या फिर कोई भूल, या दावा कि पिरामिड आपकी, कब्र आपकी, फिरौन आपके, लेकिन भाषा हमारी है। हम सब ने मिस्र के पिरामिडों और फिरौन के बारे में पढ़ा है। राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंग्स बोला जाता है। ये मिस्र का एक ऐसा शानदार स्थल है जहाँ नए साम्राज्य के फिरौनों को दफनाया जाता था। यहाँ पर तुतनखानुम जैसे महान फिरौन की कब्रें हैं। 2000 से भी ज़्यादा शिलालेख हैं जो यूनानी भाषा में पाए गए हैं, लेकिन इन्हीं यूनानी शिलालेखों के बीच लगभग एक सदी से छिपा हुआ है एक राज। भारतीय भाषाओं और शिलालेखों का साल था 2025। स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर इंगो स्ट्राच पुरातत्ववेत्ताओं में गिने जाते हैं। उनके साथ थी फ्रांस की प्रोफेसर शार्लोट शिमिट। जब ये वहाँ घूमने गए तो पिरामिडों के अंदर पहुँचे, इन्होंने अपनी टॉर्च जलाई तो अचानक उनकी नज़र यूनानी भाषा के अलावा कुछ और भाषाओं पर पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली खरोच नहीं है, बल्कि तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत भाषा की लिपियों में लिखे हुए शब्द हैं। जब उन्होंने इसे गहराई से काम किया तो पाया ये कोई एक दो शिलालेख नहीं, बल्कि 30 शिलालेख है जो लगभग 6 अलग अलग मकबरों में फैले हैं। शिलालेख पहली से तीसरी सदी तक महसूस किए गए, मानकर चलिए लगभग 2000 साल पहले। ये एक अलग खोज थी, क्योंकि सदियों से हजारों सैलानी यहाँ आए, फिर भी इन शिलालेखों को पढ़ने वाला कोई नहीं था। जब इंगो स्ट्राच की टीम ने ये भारतीय शिलालेख देखे तो उन्होंने मिस्र के वैज्ञानिक स्टीव हार्वे से पूछा, तो उनका जवाब था कि बहुत कम विद्वान हैं जो भारतीय भाषाओं पर ध्यान देते हुए मिस्र की ग्रेफिटी का अध्ययन करते हैं, इसीलिए ये अनदेखे रह गए। यानी उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की कि उन्होंने भारतीय शिलालेख नहीं पढ़े। इन 30 शिलालेखों में सबसे चौंकाने वाला एक नाम है सिकाई कोरन। ये नाम बार बार दोहराया गया है, 8 बार, और 5 अलग अलग मकबरों में। कल्पना कीजिए 2000 साल पहले कोई यात्री था या कोई कलाकार था या कोई चित्रकार था या इन मकबरों को बनाने वाला था। इतनी मेहनत से जिसने मिस्र के दुर्गम मकबरों में घुसकर अलग अलग जगह पर अपने नाम लिख रहा था। एक जगह तो ये शिलालेख जमीन से करीब 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी उसे जानबूझकर अपना नाम ऐसी जगह लिखा जहां सबसे ज़्यादा लोग इसे देख सके। लेकिन ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। शिकाई नाम का पहला हिस्सा संस्कृत भाषा के शिखा से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है चोटी। वहीं कोरन शब्द पूरी तरह से तमिल शब्द है। कोरन यानी कि विजय, वध या ताकत कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोरन नाम चेरा राजाओं की योद्धा देवी कोरवई से जुड़ा हुआ है। ये नाम प्राचीन संगम साहित्य में मिलता है, जहाँ चेरा राजा पिट्टा कोरन को कोरन कहकर संबोधित किया गया है। अब सवाल उठता है कि ये सिकाई कोरन कौन था। इतिहासकार मानते हैं ये कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि यह कोई तमिल भाषा का तो व्यापारी था, या कोई चित्रकार था, या कोई इंजीनियर था जो प्राचीन तमिलगम यानी आज के तमिलनाडु और केरल से आया था। एक शिलालेख में सिकाई कोर्रन के नाम के साथ वाराकंतन लिखा हुआ है, जिसका मतलब है आया, उसने देखा। ये वाक्य मशहूर लैटिन वाक्य वेनी विधि विची, यानी मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता से काफ़ी मेल खाता है, जो 2000 साल पहले प्रचलित था। ये दिखाता है कि ये शख्स न सिर्फ बहुभाषी था, बल्कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से भी भली भांति परिचित था। सिकाई कोर्रन की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन ये खोज उससे कहीं बड़ी है।
इन 30 शिलालेखों में करीब 20 शिलालेख तमिल ब्राह्मी में है, जबकि बाकी के 10 संस्कृत में, प्राकृत और गांधारी और खरोष्टी भाषा में। इसका मतलब ये है कि उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग मिस्र में गए थे, चाहे वो दक्षिण का तमिलगम हो या फिर पश्चिमी भारत का गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो। एक संस्कृत शिलालेख में एक अक्षाहत राजा के दूत यानी राजदूत का जिक्र मिलता है, जो पहली सदी यानी कि पहली ईस्वी में पश्चिमी भारत पर राज करते थे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि राजनयिक और दूत भी वहाँ जा रहे थे। प्रोफेसर राजन के अनुसार इन शिलालेखों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार का एक विशाल नेटवर्क था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ था। दूसरी तरफ मिस्र के बंदरगाह के शहर बेरिनिके में भारतीय भाषाओं के शिलालेख भी पाए जाते हैं। ये बंदरगाह लाल सागर पर स्थित है। यहाँ भी कोरपुमान जैसे नाम मिले हैं जो कोरन शब्द से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2000 साल पहले भारतीय सिर्फ अपने घरों में नहीं बैठे थे, वे दुनिया के कोनों में आ जा रहे थे, चित्रकारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और अपनी पहचान बना रहे थे। अब सबसे पहले एक अहम सवाल ये भी आता है कि 2000 साल पहले भारतीय मिस्र में क्या कर रहे थे। तो शोधकर्ताओं से पहले पता चला है कि भारत और मिस्र के बीच प्राचीन समुद्री व्यापार था। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक महान का मिस्र के राजा टोलमेसी फिलाडेल्फस से संपर्क था, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया था, जो बाद में पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना था। रोमन कवि होरेस ने अपनी कविताओं में भारत और मिस्र को धन और विलासिता का पर्याय बताया था। रोमन साम्राज्य को भारतीय मसालों खासकर काली मिर्च की बहुत बड़ी उन्हें भूख थी, लेकिन इस नई खोज में ये सिखाया गया कि भारतीय सिर्फ माल बेचने के लिए बंदरगाहों तक सीमित नहीं थे, वे अंदरूनी इलाकों में यात्रा करते थे, मिस्र की संस्कृति और स्थापत्य को देखते थे, वे यहाँ तक के फिरौनों के पवित्र मकबरों को भी बनाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक मकबरे में ग्रीक, संस्कृत और तमिल में लिखे शिलालेख एक दूसरे को संदर्भित भी करते हैं, यानी ये भारतीय यात्री ग्रीक भाषा भी पढ़ और समझ सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 साल पहले भारतीय यात्री और व्यापारी कई भाषाओं में निपुण थे। वे न सिर्फ रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर रहे थे, बल्कि वहाँ की स्थानीय परंपराओं का भी हिस्सा बन रहे थे। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो सकता है कि आखिर ये खोज जो थी ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पहली बात तो ये थप्पड़ है उन इतिहासकारों के मुख पर जो भारतीय सभ्यता को छोटा और कमज़ोर करके बताते हैं। दूसरा, इस खोज से पहले हम सोचते थे कि भारत और मिस्र के बीच संपर्क सिर्फ व्यापारिक था और वो भी समुद्र के किनारे बंदरगाहों तक सीमित था, लेकिन इससे ये पक्का सबूत मिल गया कि भारतीय लोग 2000 साल पहले मिस्र की अंदरूनी घाटी में केवल ना घूमने जाते थे बल्कि वहाँ इंजीनियरिंग तक के काम संभालते थे, पर्यटन करने भी जाते थे। तीसरी बात, ये शिलालेख बताते हैं कि उस समय के भारतीय समाज में कितनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता थी कि एक तरफ तमिल भाषी व्यापारी शिकाई कोरन अपना नाम लिख रहा था तो दूसरी तरफ अक्षात राजा का राजदूत संस्कृत में संदेश छोड़ रहा था। तीसरी बात, एक्सपर्ट का मानना है कि यह खोज सिर्फ शुरुआत है। इसे यह संभावना बढ़ जाती है कि मिस्र में और भी भारतीय शिलालेख और कलाकृतियाँ मिल सकती है। और चौथा, ये इस बात का प्रमाण है कि हम सिर्फ वही इतिहास पढ़ रहे हैं जो पढ़ाया गया। अगर इतिहास की गहराई में जाया जाए तो हो सकता है इससे कई गुना गहरे राज अरब, मिस्र और यूरोप में भी मिल सकते हैं, जैसे स्वास्तिक चिन्ह का हजारों साल पुराना इतिहास मिल चुका है।